हेलो साथियों, मैं शिवानी दाई एजुकेशन एनिवेयर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ने वाली। जैसे कि आपको एक टॉपिक क्लियर कराया जाता है डेली क्लास में, तो ऐसे ही नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं जिसमें आपको मैं पढ़ाने वाली संविधान की विशेषताएं। पहले मैंने आपको संविधान का निर्माण पढ़ाया था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाई थी, उसी के साथ संविधान की विशेषता, हमारे संविधान में क्या क्या विशेषता है, क्योंकि हमारा संविधान जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं उसके बारे में विशेषता जानना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे विशेषता के साथ आपके साथ जुड़ने वाले, तो पहले ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी क्लास में जुड़ जाइए। स्टार्टिंग करते टॉपिक रहने वाला संविधान की विशेषता, ठीक है। संविधान की इंपोर्टेंट टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। अब हम देखते हैं, पहले आपको मैं थोड़ा कुछ बोल के बताई संविधान के बारे में। हमारा भारतीय संविधान कुछ ऐसे हमारे भारतीय संविधान जो और देशों के संविधान से उसको अलग दिखाते हैं, यानी कि अलग पेश करते हैं। बहुत अच्छा संविधान है हमारे देश का, बहुत बड़ा संविधान है। आपको सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट विशेषता रहने वाली इसमें आप लिख सकते हो सबसे लंबा लिखित संविधान। आपको बता सकते किस प्रकार है, कैसे है, ठीक है। सबसे लंबा लिखित संविधान, लिखित संविधान, ठीक है। सबसे लंबा लिखित संविधान ये आपकी पहली विशेषता है, ठीक है। अब आपको बता दूं किस प्रकार है। पहले आपको देखना है कि भारत का पहले संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, लिखित व अलिखित। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित व अलिखित। लिखित आप देख सकते हो, जैसे कि आपको बता दूं अमेरिका का संविधान। अलिखित आप देख सकते हो ब्रिटेन का संविधान। क्लास में ज्यादा बोर नहीं हो रहे, इसी क्लास के अंदर आपको याद करवाती रहूंगी, बार बार दो बार रिपीट करवाती रहूंगी। अलिखित आपका हो जाएगा ब्रिटेन का। भारतीय संविधान जो याद रखना है, एक लिखित संविधान है जो सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहले आपको बता देती हूँ, पहले आपको जैसे कि मैंने बताया था सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे भारत का। अब आपको संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है लिखित, दूसरा आपका होता है अलिखित। लिखित आप देख सकते हो, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बता दूं अमेरिका का संविधान। दूसरा आप देख सकते हो अलिखित, तो अलिखित आपको ब्रिटेन का संविधान उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो सबसे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, किस प्रकार है, तो याद रखना 1949 में भारतीय संविधान 1949 में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियों, 8 अनुसूची के साथ 22 भागों में विभाजित किया गया था, विभक्त था। नेक्स्ट आपको बता दूं लगभग 1951 से हुए संशोधनों के अनुसार 1951 से हुए संशोधनों से 20 अनुच्छेद, एक भाग कौन सा हो जाएगा आपको, भाग 7 को हटा दिया गया। लगभग आपके 95 अनुच्छेद, 4 भाग कौन से होगा आपका, 4 का क्या हो जाएगा, 9 का क्या, 9 का ख, और आपका 14 का क्या, तथा 4 अनुसूचियां, 4 अनुसूची कौन कौन सी आपकी 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई। इसको पहले यहाँ तक रिपीट कर लीजिए, ज्यादा बोर्ड पे जगह नहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे फिर आगे देखते हैं। जिसकी आपको समझा दूं, पहले मैंने आपको बताया था कि संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है लिखित, दूसरा आपका होता है अलिखित। लिखित में आप देख सकते हो, जैसे कि आपके अमेरिका का संविधान उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, लिखित संविधान है। दूसरा आपका अलिखित हो जाता है, तो अलिखित के तौर पे ब्रिटेन का संविधान उदाहरण के तौर पे देख सकते हो। हम आपको बता दें कि हमारे भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। लिखित संविधान किस प्रकार सबसे लंबा, आपको सारी विशेषताएं बता दूंगी, कारण क्या सबसे
लंबा करने का और क्या सबसे लंबा है। तो आपको बता दो 1949 संविधान बनके तैयार हुआ था, उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और आपके 22 भागों में विभक्त था जो आपका 1949 का संविधान था। उसके बाद 1951 से लेके जो आपके अब तक के संशोधन हुए उन संशोधनों से 20 अनुच्छेद, एक भाग और आपका भाग 7 आपको बता दिया है, 20 अनुच्छेद और आपका एक भाग यानी भाग 7 को हटा दिया गया है, ठीक है ना। और साथ ही में लगभग 95 के आसपास आपके अनुच्छेद और 4 भाग आपको बता चुकी, 4 का क्या, 9 क्या और क्या, और 14 का आपका क्या जोड़े गए, साथ में आपकी 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई। उनके साथ आपको नेक्स्ट अगले पेज पे बताती हूँ कि कौन कौन से आपके कितने अनुच्छेद वर्तमान में रखे गए हैं। इसी क्लास के अंदर याद भी करते रहेंगे, आराम से समझना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी क्योंकि समस्या चलना है, इसी क्लास के अंदर याद हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचो इसलिए कि ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, तो बस एक नॉर्मल एक कहानी की तरह समझते चलेंगे इसको। अब आपको बता दूं वर्तमान में एक प्रस्तावना लगभग 95 अनुच्छेद 470 अनुच्छेद 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां व 25 भाग है। इसके अलावा किसी और देश के संविधान में इतने अनुच्छेद व भाग नहीं है, ठीक है। अब आपको बता दूं कारण क्या हो सकता है, आपका सबसे लंबा संविधान करने का कारण क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे कारण डाल देंगे एक बार। कारण, पहला कारण आपको हो जाएगा याद रखना, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण कौन सा हो सकता है, ऐतिहासिक कारण जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, उसके प्रभाव से यानी उससे बहुत सारे प्रावधान लिए गए तो उसका कारण एक लंबा करना हो सकता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान। दूसरा आपको बता दूं भौगोलिक कारण, भारत का विशाल विस्तार, यानी कि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो उसके विस्तार के कारण हो सकता है विशाल विस्तार। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर आपको डालना है, केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान। क्या हो सकता है, एकल संविधान। फोर्थ पॉइंट आपको डालना है कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। एक बार मैं आपको यहाँ तक आपका संविधान का ये आपका फर्स्ट पॉइंट विशेषता जो कंप्लीट हो जाती है, पहले आपको पूरा एक बार रिपीट करके बता देती हूँ स्टार्टिंग से, पेज आने के हालांकि मिट चुका है बट आपको मैं बोल के आपको बता सकती हूँ। तो आपको बता दूं जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत का 2 प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित व अलिखित। भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। लिखित संविधान में 1949 में संविधान लागू हुआ था, उसके अंदर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागों में विभक्त था एक प्रस्तावना के साथ। वर्तमान में आपके याद रखना कि आपके 20 अनुच्छेद लगभग एक भाग 7 हटा दिया गया है और उसी के साथ 95 अनुच्छेद और आपके याद रखना 4 अनुच्छेद, 4 भाग और 4 अनुसूची नहीं जोड़ दी गई, जिसके अनुसार वर्तमान में 470 के लगभग आपके अनुच्छेद है और नेक्स्ट आपका 12 अनुसूची और 22 भागों के साथ एक प्रस्तावना है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इसके अलावा जो आपका किसी भी देश का जो संविधान है में इतने अनुच्छेद और इतने भाग नहीं देखे जा सकते जितना कि भारत के संविधान में। इसका कारण क्या हो सकता है सबसे लंबा करने का कारण, तो सबसे लंबा करने का कारण आप देख सकते हो कि ऐतिहासिक कारण, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, उससे बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। सेकंड पॉइंट आपका हो सकता है भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण में आप देख सकते हो कि भारत का विशाल विस्तृत यानी कि विस्तार है सोनी के क्षेत्रफल है, उसका कारण भी लंबा करने का हो सकता है। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर आपको हो जाएगा कि केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान बनाया गया, तो एक संविधान के कारण इसका बड़ा होना कारण हो सकता है।
फोर्थ पार्ट टीचिंग के अंदर आपको देखना है कि कानून विशेषज्ञ थे, उनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, यानी कि बहुत ज्यादा उनका प्रभुत्व रहा था, तो उसके कारण आपका लंबा करना हो सकता है, यानी कि सबकी अपनी अपनी राय के द्वारा। ठीक है, तो आपका ये आपको पहली विशेषता हो जाती है, यानी कि विश्व का सबसे लंबा संविधान। नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं कि विभिन्न स्रोतों से विहित, किस प्रकार विभिन्न स्रोतों से विहित है। ठीक है, दूसरी विशेषता आपकी हो जाएगी विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित। अब विभिन्न स्रोतों से विहित किस प्रकार, आपको ये भी बता दूं, भारत के संविधान में अपना याद रखना बहुत बड़ा स्रोत ये कहा गया है कि जो आपको भारत का संविधान है, बहुत से देशों की, भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान की स्रोत व भारत शासन अधिनियम द्वारा गठित है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों से गठित है। याद रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा गर्व के साथ घोषणा की गई थी। ये पॉइंट याद रखना, गर्व के साथ घोषणा की गई कि भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद किया गया है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा घोषणा की गई थी कि भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद निर्माण किया गया था। भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव माना गया है। इंपॉर्टेंट आपको जैसे कि बता दूं कि किस प्रकार किस देश से लिया गया, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों का के संविधान के प्रावधान लिए गए। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहली विशेषता आपको बताई थी कि सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरी विशेषता आपकी इसी के अंदर हो जाती है, याद रखना, विभिन्न स्रोतों से विहित किस प्रकार हो सकता है, तो याद रखना, बहुत देशों के यानी कि लगभग 60 देशों के संविधान को छानने के बाद निर्माण किया गया था, जिसके अंदर आपको बता दूं भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान के स्रोत और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों से गठित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा खुद ही गर्व के साथ घोषणा की गई थी कि भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। साथ ही में याद आपको रखना है कि भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है, इनके उससे बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। इसके अंदर आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो कि जैसे कि किस देश से क्या प्रावधान लिया गया, तो मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
इसी प्रकार विभिन्न देशों के संविधान से बहुत से प्रावधान भारतीय संविधान में गठित करने के लिए लिए गए थे। ठीक है ना, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपका विभिन्न स्रोत इस प्रकार हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे स्रोत हो जाएंगे जिसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 2-3 बता दिए। नेक्स्ट इसी के साथ देखते हैं विशेषता आपकी हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता हमको देखनी है इसी क्लास के अंदर बार बार रिपीट करके एक बार आपको लिखवाएंगे, एक बार आपको रिपीट करवाएंगे, इसी क्लास के अंदर याद हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ते रहना क्योंकि क्लास भी इंपॉर्टेंट है। शेयर भी करते रहना, प्लीज कंजूसी ना करना शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हम इसी के साथ देखते हैं कि नम्यता व अनम्यता का समन्वय। किस प्रकार नम्यता व अनम्यता है। नम्यता व अनम्यता का समन्वय, ये समन्वय किस प्रकार है आपको बता दूं। संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है नम्य संविधान, 2 प्रकार। नम्य जिसे आप यानी कि लचीला, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया ना हो, विशेष प्रक्रिया ना हो, आम कानून की तरह, आम कानून की प्रक्रिया की तरह संशोधन किया जा सके। दूसरा आपको हो जाएगा अनम्य यानी कि कठोर, जैसे कि अमेरिका का, अमेरिका का संविधान जिसमें अमेरिका का संविधान याद रखना अनम्य यानी कि कठोर है, जिसमें किसी संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान हो, विशेष प्रक्रिया का प्रावधान हो। एक बार हम लिखते चलेंगे, उसके बाद याद करते रहिए। ठीक है ना। भारत का संविधान आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। भारत का संविधान ना तो नम्य है ना ही अनम्य है, ये दोनों का मिला जुला समन्वय है, मिला जुला समन्वय है। देखो फिर से रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि किस प्रकार मिला जुला है, क्या आपका प्रावधान रखा गया संशोधन के लिए। तो याद रखना नम्य व अनम्य का समन्वय, समन्वय किस प्रकार हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं। तो नम्य यानी कि जिसे लचीला कहते हैं। तो नम्य संविधान आप उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का उठा सकते हो, जिसमें किसी संशोधित करने के लिए यानी कि संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान न हो, किसी आम कानून की तरह संशोधन किया जा सके। दूसरा आप अनम्य के तौर पे देख सकते हो, अनम्य यानी कि कठोर। तो अनम्य के तौर पे आप अमेरिका का संविधान उठा के देख सकते हो, जिसमें किसी संशोधन के लिए यानी कि विशेष प्रक्रिया का प्रावधान हो, यानी कि कोई संशोधन करने के लिए अलग से प्रक्रिया बनाई गई हो कि इस प्रकार संशोधन किया जाएगा। भारत का संविधान ना तो अनम्य और ना ही नम्य है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना ही नम्य ना ही अनम्य, दोनों का मिला जुला समन्वय। समन्वय किस प्रकार आपको बता दूं कि किस प्रकार का संशोधन भारत के अंदर रखा गया है। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको बता दूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा 2 प्रकार के
के संशोधन का प्रावधान है। संशोधन का प्रावधान है। एक आपको हो जाएगा याद रखना, कुछ उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दूसरा आपको इसी के अंदर देखना है, कुछ उपबंधों को संसद की विशेष बहुमत के साथ कुल राज्यों के, इंपॉर्टेंट ये है कि कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों की अनुमति से संशोधित किया जाएगा। संशोधित किया जाएगा, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख लेना, शायद दिख रहा होगा। तो इसके अलावा कुछ उपबंधों को संसद के सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ये आपको अलग से डालना है, इंपॉर्टेंट नोट लगा के, संशोधित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ये प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। एक बार मैं आपको बोल के बताई थी, अगर समझ में नहीं आया तो दो बार आपको रिपीट करवा दूंगी, जिससे आपको वो समझने में आसानी हो। तो आपको जैसा कि मैंने कहा था कि नम्य या अनम्य का समन्वय, तो नम्य अनम्य का समन्वय किस प्रकार है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 368 के द्वारा दो प्रकार के संविधान का आपका संशोधन का प्रावधान रखा गया है। दो प्रकार के प्रावधान आपको कैसे बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ अनुच्छेद, कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनको संसद के विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है, कि विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दूसरा आपका हो सकता है, किसी उपबंध को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों के आधे राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है। साथ ही में थर्ड पॉइंट आपको ये अलग से नोट लगा के, स्टार लगा के लिख लेना कि इसके अलावा कुछ उपबंधों को संसद के सामान्य बहुमत से, यानी कि सामान्य बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ये आपका जो प्रक्रिया है, यानी कि संशोधन करने की सामान्य प्रक्रिया है, ये आपका अनुच्छेद 368 के अंडर नहीं आती। ये आपका अलग से प्रक्रिया याद रखना। इस पॉइंट को नोट लगा के फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा, समझ में नहीं आया तो। जैसा कि मैंने कहा था कि दो प्रकार के संविधान का आपका संशोधन का अनुच्छेद है, कैसे कि आपको विशेष बहुमत को, विशेष उपबंधों को संशोधित करने के लिए किसी विशेष संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा आपका किसी उपबंधों को संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों के आधे राज्यों के द्वारा संशोधन करने की अनुमति होती है। थर्ड पॉइंट आपको नोट लगा के लिखना है कि इसके अलावा कुछ उपबंधों को संसद के सामान्य बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यह अनुच्छेद 368 के अंदर नहीं आता, ठीक है ना। इसी के साथ अगला पॉइंट देखते हैं, अगली विशेषता जो आपकी हो जाएगी एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। फोर्थ पॉइंट है, व्यवस्था को सही से लिख लेना, अर्थ नहीं पा रहा हो तो। व्यवस्था
अब आपको एक बोल के बताई तो उसके बाद लिख के बता दूंगी कि एकात्मकता और आपका संघीय व्यवस्था किस प्रकार है। तो याद रखना कुछ आपके अनुच्छेद कुछ प्रावधान ऐसे जिनके द्वारा सरकार को संघीय रूप में उल्लेखित किया गया है। संघीय रूप में आप जैसे कि देख सकते हो, आपको बताया था मैंने, 2 सरकार है, द्विसदनीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, इस प्रकार 2 आपका संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। दूसरा आपका एकात्मकता हो सकता है। एकात्मकता के तौर पर आप देख सकते हो कि सरकार को एकात्मकता के तौर पर भी दिखाया गया है। जैसे कि आप कह सकते हो कि एकल संविधान है आपके लिए, एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस प्रकार आपका अलग अलग तौर पे दिखाया गया, ठीक है ना। इसी के द्वारा अंडर हम देते हैं भारत को संघीय सरकार के तौर पर उल्लेखित किया गया है। जैसे कि संविधान की कठोरता, दूसरा आप देख सकते हो 2 सरकार, द्विसदनीय व्यवस्था, है। नेक्स्ट आपको देखना है कि एकात्मकता किस प्रकार से अपना भारत का एकात्मकता के तौर पर भी उल्लेख किया गया है। जैसे कि एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आदि। अब आप याद रखना है कि आपका ये तो कहते हैं कि एकात्मकता किस प्रकार है, संघीय किस प्रकार है, बट आपको याद रखने लायक आपकी चीज ये है कि किसी भी संविधान में आपका कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि संघीय शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी, भारत के संविधान में कहीं भी संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। संघ के रूप में किया गया है। ठीक है, एक बार आपको यहाँ तक बोल के बताई थी, उसके बाद आपका जो समझाने लगेगा आपको एक बार समझा दूँ, थोड़ा थोड़ा लिख के चलेंगे, थोड़ा आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, एकात्मकता का और भी झुकाव और दूसरा आपका संघीय व्यवस्था भी किस प्रकार, आपको ये भी मैंने समझा दिया है कि भारत को संघीय सरकार के तौर पर उल्लेखित किया गया है। किस प्रकार उल्लेखित किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 सरकारें और आपका यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था, साथ ही आपका संविधान की कठोरता, यह आपका संघीय व्यवस्था को दर्शाती है। दूसरा आपका भारत का एकात्मकता के तौर पर उल्लेख किस प्रकार किया गया, तो याद रखना आपका उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह आपका एकात्मकता की विशेषता को दर्शाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि याद रखना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके लिए कि कहीं भी संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। दूसरी ओर राज्यों का, भारत का उल्लेख है वो राज्यों के संघ के रूप में किया गया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा आपका संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, और दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि भारत जो है राज्यों के संघ के रूप में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बता दूं कि ये आपका यहाँ तक नोट कर लेना, उसके बाद आपको पेज पे समझा दूं किस प्रकार, उसके बाद अगली विशेषता देखते हैं। एक आपको थोड़ा बोल के बता देते, थोड़ा आप लिख लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत का जो उल्लेख है वो राज्यों के संघ के रूप में किया गया है।
इससे यह अभिप्राय, यहाँ पे ये लिख लेना, इससे यह अभिप्राय है कि भारत का राज्यों के बीच हुए समझौते से कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है। दूसरी ओर दूसरा, भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भारत का जो उल्लेख किया गया राज्यों के संघ के रूप में किया गया, और साथ ही आपको एकात्मकता की भी आपको मैंने विशेषता बताई थी। इससे यह अभिप्राय निकलता है, जैसे कि आपको मैंने बता दूं कि भारत का जो राज्यों के बीच हुए समझौते थे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। दूसरा, आपको इसी के अंदर याद रखना है कि दूसरा, भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ हम अगली विशेषता देखते हैं, सरकार का संसदीय रूप। संसदीय रूप किस प्रकार है, विशेषता इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बस एक बार क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट और जरूरी है, ठीक है। वो आपके लिए अलग बात है कि आपको याद रखना, मैं पढ़ा रही समझाने के लिए तो आप मेरा हाथ में फोन नहीं रहता, जिससे मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाती, बट क्लास इंपॉर्टेंट है तो प्लीज शेयर करते रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि सरकार का संसदीय रूप, पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। या आप देख सकते हो कि भारत के संविधान में अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। अब अपनाने के लिए क्या कारण था, याद रखना, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इसके अंदर कार्यपालिका व विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। दूसरा, आपको याद रखना है संसदीय प्रणाली की क्या विशेषता है, इसमें कार्यपालिका व विधायिका के बीच शक्तियों का समन्वय होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शक्तियों का समन्वय होता है, ठीक है ना। अब आपको बता दूं, याद रखना कि आपका विशेषता है तो कार्यपालिका संसदीय प्रणाली अपनाएगी, बट याद रखना कुछ आधारों पर भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की प्रणाली से भिन्न है। ब्रिटेन में, भारत में, याद रखना, भारत का प्रधान जनता द्वारा, भारत का प्रधान निर्वाचित होता है। ब्रिटेन का प्रधान उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद आपको बता दूं कि संसदीय विशेषता, जो आपका संसदीय प्रणाली, उसकी विशेषता क्या क्या भारत के अंदर। तो आपको जैसा कि मैंने कहा था कि सरकार का संसदीय रूप किस प्रकार है कि भारत के संविधान में अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाना जरूरी समझा। क्यों जरूरी समझा, क्यों इंपोर्टेंट है संसदीय प्रणाली? तो यहाँ पर अध्यक्षीय प्रणाली की जो विशेषता क्या होती है, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कार्यपालिका व विधायिका होती है, उन दोनों की भी शक्तियों का बंटवारा होता है। आपका संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका व विधायिका के बीच में शक्तियों का समन्वय होता है, यानी कि कामों का समन्वय होता है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए आपका संसदीय प्रणाली को भारत के द्वारा अपनाया गया था, याद रखना। बट ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भारत की संसदीय प्रणाली बहुत प्रकार से भिन्न होने के प्रकार आप देख सकते हो कि भारत में जो आपका प्रधान होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, और ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन का प्रधान उत्तराधिकारी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको इसके साथ साथ ये बता दूं कि भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या क्या है, ठीक है। विशेषता आप देख सकते हो, इसी संसदीय प्रणाली की विशेषता है इसी की विशेषता याद रखना संसदीय प्रणाली की, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो याद रखना विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, नाम मात्र वास्तविक कार्यपालकों की उपलब्धता। थर्ड आपको विशेषता इसी के अंदर याद रखनी है, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का नेतृत्व। फोर्थ पॉइंट इसी के अंदर याद रखना है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है, निचले सदन का विघटन। जैसा कि पहले आपको मैंने संसदीय प्रणाली के बारे में बताया था कि भारत के द्वारा संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, साथ साथ उसके बाद आपको मैंने उसकी विशेषता के बारे में बताया। तो विशेषता आप 4 या 5 देख सकते हो, भारत के अंदर संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या क्या है। तो याद रखना आपको विधायिका में जो मंत्रियों की सदस्यता, वो आपकी इसकी विशेषता देख सकते हो संसदीय प्रणाली की। नाम मात्र वास्तविक कार्यपालकों की उपलब्धता यानी कि नियुक्ति। थर्ड पॉइंट आपको देखना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है, और निचले सदन का विघटन। और फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर याद रखना, बहुमत दल की सत्ता। जो आपको बहुमत दल होता है उसी की सत्ता होती है, बहुमत दल की सत्ता, ठीक है। ये आपकी इसकी विशेषता हो जाएगी। उसके बाद अगली विशेषता के अंदर चलते हैं, संविधान की विशेषता, संसदीय संप्रभुता व न्यायालय की समन्वय, ठीक है। सिक्स पॉइंट आपका हो जाएगा सिक्स विशेषता के अंदर, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, ये आपकी सिक्स विशेषता हो जाएगी। इसके अंदर हम जानेंगे भारत के संविधान में अमेरिका की
संसदीय प्रणाली के बजाय, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम कम है, संसदीय प्रणाली के बजाय ब्रिटिश की प्रणाली को अपनाया गया था। ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली को अपनाया, लेकिन न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन की बजाय अमेरिका की अपनाई, अमेरिका के संविधान से अपनाई गई। जैसे भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न थी, उसी प्रकार कुछ कारणों से भारत की न्यायिक समीक्षा अमेरिका से अलग है, अमेरिका से अलग है। जिसके अंदर आपको बता दूं कि अमेरिका के संविधान में विधि की न्यायिक समीक्षा, नियत समीक्षा, विधि की नियत समीक्षा है, जबकि भारत में विधि के समक्ष समता, ठीक है, आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग समता है। एक बार फिर से रिपीट करके बताई थी, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझ में नहीं आया होगा शायद, ठीक है। नियत प्रक्रिया लिखिएगा, तो नियत समीक्षा, नियत प्रक्रिया, एक बार आपको बोल के बता दूंगी अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन से ली गई, वही आपका याद रखना न्यायिक समीक्षा जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई। कारण कि आप देख सकते हो कि भारत के संविधान में अमेरिका की संसदीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था, लेकिन न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन की बजाय अमेरिका की अपनाई गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संसदीय प्रणाली कुछ प्रकार से ब्रिटेन से भारत की अलग है, उसी प्रकार से न्यायिक समीक्षा अमेरिका की बजाय भारत की कुछ भिन्न है। भिन्न किस प्रकार है, भिन्न आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि आपको मैंने कहा था, याद रखना, कुछ कारणों से भारत की न्यायिक समीक्षा अमेरिका की समीक्षा से भिन्न है। अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया है, जबकि भारत में विधि के समक्ष क्षमता है, आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 21 है, ठीक है ना। तो याद रखना, इसी कारण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान तो अमेरिका में, भारत के अंदर विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान है आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, अब ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी विशेषता है इसके अंदर। अगली अब क्या जाएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते, टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर आप अगली विशेषता देख सकते हो, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, 7 है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बता दूं कि भारतीय संविधान एकीकृत के साथ साथ होने के साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान देता है।
स्वतंत्र न्यायपालिका क्या आप किस प्रकार आप देख सकते हो, भारत में संघ में एक न्यायालय है जो संघीय न्यायालय कहलाता है। संघीय न्यायालय कहलाता है। राज्यों में उच्च न्यायालय ठीक है। आपको एक बार लिख के बता दूं, उसके बाद रिपीट करके बता दूंगी, ज्यादा हार्ड नहीं, आसान रहेगा। कि भारतीय संघ में एक न्यायालय है जो संघीय न्यायालय कहलाता है। राज्यों में उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत, निचली अदालत, या आप कह सकते हो, ठीक है, अदालत। याद रखना, संघीय न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर होता है, जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी। इसलिए न्यायालय के लिए विशेष प्रावधान जैसे